फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लीसेंट की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में साइंस का सेकंड चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण, इससे बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीनियर को। जो लीनियर है इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति प्रतिपादक किया। जो द्विनाम पद्धति है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन लीनियर ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडिश ने। जो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम है वह स्वीडिश ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? जो पुष्पी पादप हैं उन्हें, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेनरोगेम्स में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अपुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्टोगेम्स में। जो अपुष्पी पादप हैं उन्हें क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारी इकाई, आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेसीज है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वह जलीय पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। इसमें पूछा गया है, जो द्विनाम पद्धति है उसका अभिप्राय है कि पौधे के नाम को दो शब्दों में लिखना। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वंश व जाति। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृतबीजी कहलाते हैं। कौन से पुष्प? जिन पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, तो वे आवृतबीजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? तो ये जीवाणु है इसकी खोज लीeuwenhoek ने की थी। अगला प्रश्न है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। आपका पहला है, सभी जीवाणु सुपोषी होते हैं। यह गलत है आपका। ऑप्शन बी है, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं। ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ सुपोषी होते हैं। ऑप्शन डी है, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ सुपोषी होते हैं। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जीवाणु हैं उन्हें पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुक कोशिकाओं में नहीं होता है। जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्रकणिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु होते हैं उनकी साधारण आकृति क्या होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छड़ रूपी होती है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलाणु। इसमें पूछा गया है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोकस। एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है।
अगला प्रश्न है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइरिलम। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। वास्तविक केंद्रक में जीवाणु अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। जीवाणु इन सभी में से सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्डकी लवक। वर्डकी लवक बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चर प्रसिद्ध है? तो पाश्चर रोगों के चर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इनमें से सबसे छोटा जीव है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? इसमें पूछा गया है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल ग्रंथियां कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाती क्योंकि? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जीव द्रव्य कुंजी हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। इसमें पूछा गया है, अगर अचार में अधिक नमक पड़ा है तो उसमें जीवाणु नहीं रह पाते, यानी कि मर जाते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसमें बताया गया है, ये जीवाणु द्रव्य कुंजी हो जाते हैं, इस तरह वे मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशेरिरिया कोलाई है। जो मानव की आंत में जीवाणु पाया जाता है वह एशेरिरिया कोलाई है। अगला प्रश्न है, तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला एक जीवाणु है। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं से। जो एंटीबायोटिक्स हैं वह अधिकांश जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64 जीवाणु बनेंगे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फली। जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण है उसमें फली की फसल सहायक होती है। प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग्स में किसका उपयोग होता है?
तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु का। जो चाय की पत्तियां होती हैं उसमें उसके क्यूरिंग्स में जीवाणुओं का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, मृदा के धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एनाबीना। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके खाद्य संरक्षण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस द्वारा दूध से दही जमने की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोबियम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इवान बख्शी ने। इवान बख्शी ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विषाणु माने जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो जो विषाणु होते हैं उसमें एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, टीएमवी शब्द संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जो टीएमवी शब्द है वह जीवाणुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व विषाणु होता है। अगला प्रश्न है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जो शैवाल विज्ञान है वह शैवालों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूग्लोरेला। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में यूग्लोरेला सहजीवी शैवाल मिलता है। अगला प्रश्न है, खरगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैवालों के कारण खरगासो समुद्र का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, गलगड़ रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें पूछा गया है जो गलगड़ रोग होता है उससे हम बच सकते हैं और कुछ समुद्री जो खरपतवार होते हैं उन्हें खाने से इनका इलाज होता है क्योंकि इनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो समुद्री खरपतवार होते हैं उनमें आयोडीन
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमिनेरिया। जो लेमिनेरिया नामक शैवाल होता है, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है? तो केल्प हमें समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। शैवाल जो होते हैं वह स्वपोषित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राइजोबियम, एजोला, नीलहरित शैवाल, ये सभी उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरेला। क्लोरेला अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त में लिए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। जो लाल सागर का लाल रंग होता है वह शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल से। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फंजाई। जो फंजाई होते हैं वह वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका उत्तर हो जाएगा कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कवकों द्वारा रिजर्व या संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवकों व उच्च पौधों की जड़ों के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर जो कवक होते हैं उन्हें कॉर्टिकोलस कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोप्रोफिलस कहते हैं। गोबर के ऊपर जो कवक होते हैं उन्हें कोप्रोफिलस कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक में। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, जबकि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरियोफाइटा इन सभी में क्लोरोफिल होता है। अगला प्रश्न है, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाइटोफोरा इन्फेस्टेंस द्वारा आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में कार्य करने वाला कवक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी जो है वह डबल रोटी के निर्माण में कार्य करने वाला कवक होता है। प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलियम एक कवक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अर्गोट जो है वह क्लेविसेप से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है ईस्ट में कायिक जनक होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मुकुलन द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। अगला प्रश्न है जब गेहूं के गूथे में आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि इसमें CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एगेरिकस जो है वह खाने योग्य कवक है। अगला प्रश्न है LSD किससे प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा LSD कवक से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस से। अगला प्रश्न है स्ट्रेप्टोमाइसिस को किसने पृथक किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिस को पृथक किया था। अगला प्रश्न है टिक्का रोग किसमें होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मूंगफली में टिक्का रोग होता है। अगला प्रश्न है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वह कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कसकर धसाधस भरे कवक जाल खाद्य छत्रक होता है। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है। अगला प्रश्न है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माइकोराइजा। माइकोराइजा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है एफ्लाविस किससे बनता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जो एफ्लाविस है वह कवक से बनता है। अगला प्रश्न है एस्पार्जिलस का उपयोग किसके बनने में होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पनीर के बनने में होता है। अगला प्रश्न है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुकूलन को प्रारंभ करने में सक्षम हैं वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु और कवक के सहजीवी साहचर्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन। लाइकेन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। अगला प्रश्न है लिटमस किस में से निकाला जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जो लिटमस है वो लाइकेन से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध है वह हेलोटिज्म कहलाता है। अगला प्रश्न है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डियोकोल्स कहते हैं। अगला प्रश्न है
चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेक्सिकोल्स कहते हैं चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोकार्पेन। इंडोकार्पेन को जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्गी को औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पारमेडिया। मिर्गी को औषधि पारमेडिया लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट एवं मांस सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति टेरियोफाइटा में उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो वह एजोला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एजोला को। एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा टेरियोफाइटा में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते ही परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिलगोजा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलेलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलेलाइड जड़ें साइकस में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। अगला प्रश्न है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इफेड्रिन इफेडा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विषाणु क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विषाणु अकोषीय है। अगला प्रश्न है, विषाणुओं पर प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। ए है, वायरस अजीवित निर्मित अस्तित्व है किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक
क्रिया या अंतःक्रिया कर सकते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक्स लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी है वायरस उपापचयी प्रथाओं से युक्त नहीं होते जिस पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया इस तरह के पथ होते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है प्रतिजीवाणुओं के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु विकृत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रदूषण संकेतक पौधा लाइकेन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद्य के रूप में एजोला को प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थैलोफाइटा में विभेदित कार्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइनस को। पाइनस को जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है लिटमस विलियन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थैलोफाइटा वर्ग के पौधे से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरोफाइसी। फ्लोरोफाइसी को हरित शैवाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।